गुड मॉर्निंग गाइज, स्वागत है आप सभी का विद्यासागर गुरु यूट्यूब चैनल पर। जैसे कि पिछले वीडियो में हम लोगों ने मुगल काल का जितना भी है उसमें सबसे पहले बाबर का अध्ययन किया था, उससे जुड़े जितने भी प्रश्न थे और नोट्स थे वो कर लिया था। इस वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं हुमायूं और शेरशाह का। ठीक है, तो हुमायूं और शेरशाह से संबंधित पहले नोट्स देखते हैं, उसके बाद हम लोग उसका प्रश्न आंसर करेंगे। देखिए कह रहा है हुमायूं, कमरान, अस्करी एवं हिंदाल बाबर के पुत्र थे। बाबर के 4 पुत्र थे। पिछले वीडियो में भी हम लोगों ने बात किया था हुमायूं, कमरान, अस्करी और हिंदाल किसको किसको कौन सा क्षेत्र मिला था, ये सब बात हम लोगों ने पढ़ा था। अब देखिए इसमें हुमायूं जो है सबसे बड़ा पुत्र था, ज्येष्ठ पुत्र था। हुमायूं जो है 1508 ईस्वी में काबुल में पैदा हुआ था और उसकी माँ का नाम था माहम बेगम। ठीक है, माहम बेगम जो थी वो सिया संप्रदाय से संबंध रखती थी। ठीक है, अब कह रहे कमरान और अस्करी की माँ का नाम था गुलरुख बेगम। ठीक है, ये नाम था गुलरुख बेगम। तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बनता है हमारा हुमायूं का, इसलिए याद रखेंगे हम लोग कि हुमायूं का माँ का नाम माँ माहम बेगम था जो सिया संप्रदाय से थी। और उसके बाद आता है कमरान और अस्करी का माँ गुलरुख बेगम, और एक हिंदाल बचते हैं तो उनकी माँ का नाम था दिलदार बेगम। क्लियर है। अब देखिए आगे चलेंगे तो कह रहा है हुमायूं ने चुनार दुर्ग पर प्रथम बार आक्रमण 1532 ईस्वी में किया। इस किले में उसके 4 महीने तक घेरे रखा। ये जो किला था आक्रमण के समय, इसको 4 महीना तक उसने घेर कर रखा था, जिसके बाद शेर खां ने हुमायूं की अधीनता स्वीकार कर ली थी। इसके अतिरिक्त 1531 में भी उसने कालिंजर पर आक्रमण किया और 1532 में फिर रायसीन के महत्वपूर्ण किले को जीता था। ठीक है, कहने का मतलब ये जो आपका है महत्वपूर्ण उपलब्धियाँ हो गया हुमायूं का, जिसमें 1532 में प्रथम बार चुनार दुर्ग पर आक्रमण किया था। ठीक है, और फिर 1531 पे आते हैं तो कालिंजर पर आक्रमण है। ठीक है, ये सब ध्यान देने की बात है। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग तो कह रहे हैं हुमायूं द्वारा लड़े गए 4 प्रमुख युद्ध कौन कौन सा भाई, तो देवरा का युद्ध है, चौसा का युद्ध है, कन्नौज और सरहिंद का युद्ध है। ठीक है, तो देखिए 1532 ईस्वी में जो है उसने गोमती के तट पर स्थित दौराह जो है, जिसको हम लोग देवरा नाम से जानते हैं, कह रहा है कि अफगान विद्रोहियों को परास्त किया था। ठीक है, ये जो देवरा का युद्ध है 1532 का है। अब देखिए उसके बाद जो है 1539 में युद्ध होता है चौसा का युद्ध। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत बार आया है क्वेश्चन ये। तो 26 जून 1539 को चौसा के युद्ध में हुमायूं को शेरशाह से पराजित होना पड़ता है। इसमें शेरशाह जो है आपका विजयी होता है। क्लियर। तो अब देखिए कर रहा है इसी युद्ध में निज़ाम नामक भिस्ती ने हुमायूं को जान बचाई थी। ठीक है, कौन जान बचाया था? निज़ाम ने। अब देखिए आगे बढ़ेंगे, कह रहे हैं कि हुमायूं के विरुद्ध चौसा के इस विजय से शेर खां, जिसने शेरशाह की शक्ति एवं प्रतिष्ठा दोनों में वृद्धि हो गया। ठीक है, कहने का मतलब यहाँ से शेरशाह, जिसको हम लोग शेर खां के नाम से भी जानते हैं, ये चौसा के युद्ध में जो आपका 26 जून 1539 को हुआ उसमें इसका शक्ति और प्रतिष्ठा दोनों बढ़ता है। और वो क्या करता है कि शेरशाह का पदवी धारण कर अपने नाम का खुतबा पढ़वाया और सिक्के पर भी अंकित करवाया शेरशाह ने। अब देखिए कह रहा है कि इसके बाद ये जो युद्ध अगला होता है 17 मई 1540 को कन्नौज या बिलग्राम का युद्ध जिसको बोला गया। ठीक है, तो ये जो 1540 का युद्ध है जिसमें हुमायूं को शेरशाह से पराजित होना पड़ा और विवश होकर वह निर्वासित की भांति इधर उधर भटकता रहा। कहने का मतलब फिर से युद्ध होता है किसमें? हुमायूं और शेरशाह के बीच में। हुमायूं और शेरशाह के बीच में युद्ध हुआ 1540 में, 17 मई 1540 को, जिसको बोला गया कन्नौज या बिलग्राम का युद्ध। अब देखिए इसमें होता क्या है कि उसको निकलना पड़ता है और फिर 22 जून 1555 को सरहिंद का युद्ध होता है, जिसमें विजयी हुमायूं को एक बार पुनः उसका खोया हुआ राज्य वापस मिलता है। कहने का मतलब सरहिंद का युद्ध भी इम्पोर्टेंट है, जिसमें कि हुमायूं को पुनः राजगद्दी मिलती है। ठीक है, आगे बढ़िए तो कह रहा है कि फरीद जो बाद में शेरशाह सूरी बना, वे अपने शिक्षा जौनपुर से प्राप्त की थी। ठीक है, शेरशाह सूरी जो बनता है आग में फरीद जो है, कह रहा है वो जौनपुर से प्राप्त की थी और 1494 में फरीद ने घर छोड़ दिया तथा विद्या अध्ययन के लिए जौनपुर चला गया, जो पूर्व के सिराज नाम से प्रसिद्ध था। क्लियर हो गया। यहाँ शेरशाह सूरी की बातें यहाँ हम लोग जान लिए। अब आइए आते हैं शेरशाह सूरी द्वारा की गई जितने भी आपके सुधार वगैरह हैं उससे संबंधित हम लोग पढ़ते हैं। तो कह रहा है कि शेरशाह सूरी द्वारा किए गए सुधारों में राजस्व सुधार जो है और प्रशासनिक सुधार, सैनिक सुधार, करेंसी प्रणाली सुधार, ये सब सम्मिलित हैं। शेरशाह ने बंगाल को सरकारों, जिसको जिलों में बांट दिया था,
उसमें से प्रत्येक को एक छोटी सेना के साथ सिकदारों की नियंत्रण में दे दिया था। तो सिकदारों को नियंत्रण में दिया था प्रत्येक जिला, जिसको हम लोग सरकारों बोलते थे। अब करें अमीन ए बंगला अथवा अमीर ए बंगाल नामक असैनिक अधिकारी को सिकदारों की देखभाल के लिए नियुक्त किया था। अब इसके ऊपर एक और बनाया अमीर बंगाल या अमीर बंगला, ठीक है, अमीन बंगला या अमीर बंगाल नामक एक असैनिक अधिकारी बनाया जो सिकदारों को देखभाल करता था। अब देखिए आगे आ रहा है, सर्वप्रथम काजी फजीलात नामक व्यक्ति को इस पद पर नियुक्त किया गया। सबसे पहला जो है असैनिक अधिकारी शेरशाह ने किसको नियुक्त किया, तो काजी फजीलात को, ठीक है, यहाँ से क्लियर हो गया। अब देखिए आगे चलेंगे तो कह रहे हैं शेरशाह ने पुराने घिसे, आगे चलिए यहाँ से हम लोग आते हैं, कह रहे हैं कि शेरशाह ने पुराने घिसे पीटे सिक्कों के स्थान पर शुद्ध सोना, चांदी एवं तांबे के सिक्कों का प्रचलन किया, ठीक है, ये भी बहुत क्वेश्चन आता है। उसमें कह रहे हैं शुद्ध चांदी का रुपया था उसको 178 ग्रेन का था, और तांबा को जो था उसको दाम बोला गया, और ये जो रुपया और दाम था उसकी विनिमय दर 1:64 की थी, ठीक है। कहने का मतलब जो रुपया बोलते थे किसको, तो चांदी का जो सिक्का था उसको रुपया बोला गया, और तांबा का जो सिक्का था उसको दाम बोला गया। अब इसमें अंतर क्या था, तो इसका अंतर विनिमय दर जो था वो 1:64 का था। कहने का मतलब कि ये जो चांदी का सिक्का है अगर एक किसके बराबर होता था तो आपके वो 64 के बराबर होता था। क्लियर है, तो देखिए यहाँ पर आपका क्लियर हो जाएगा। अब कह रहे हैं इसमें इस समय में 23 टकसालें थी। कितनी टकसाल था उस समय, 23। अब कह रहा है दिल्ली सल्तनत के प्रभाव के उपरांत हुमायूं द्वारा सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्रा का प्रचलन किया गया था। एक चीज़ आता है कि दिल्ली सल्तनत जब से प्रभाव में हुआ है उसके बाद ऐसे तो गुप्तों द्वारा या फिर और भी शासकों द्वारा पहले चलाया गया सिक्का, लेकिन उसमें सबसे महत्वपूर्ण माना जा रहा है कि दिल्ली सल्तनत के प्रभाव के उपरांत हुमायूं द्वारा सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्रा का प्रचलन किया गया था, ठीक है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, तो कह रहा है कि हाजी बेगम ने अपने पति हुमायूं के मकबरे का निर्माण, किसने, हाजी बेगम ने करवाया था। इसने अपने पति का हुमायूं के मकबरे का निर्माण दिल्ली, जिसको हम लोग बोलते हैं अभी दिन पनाह में 1560 के दशक में करवाया था। इस मकबरे का नक्शा किसने तैयार किया, मिर्जा गियास ने, जो आपके ईरानी वास्तुकार थे। तो कहने का मतलब हुमायूं के मकबरा का वास्तुकार कौन है, तो नक्शा मिर्जा गियास। अब देखिए कह रहा है कि ये जो आपको बना है श्वेत संगमरमर से बना है भारत का प्रथम दोहरा गुंबद वाला मकबरा है। क्लियर है, इसकी विशेषता पता चल गई। आगे देखिए अब चल रहा है, कह रहा है कि कलिंजर विजय कब हुआ, 1545 में ये जो चल रहा है कलिंजर विजय। कह रहा है इसके दौरान शेरशाह ने सैनिक उक्का या गोले फेंकने में व्यस्त थे। तो बारूद से भरा हुआ एक गोला जो है दुर्ग के दीवार से टकराकर वहाँ गिरा, जहाँ बारूद से भरा हुआ बहुत से गोले रखे हुए थे, जिससे गोले में आग लग गई और वे फट फट कर सभी दिशाओं में विध्वंस करने लगे। शेरशाह वहाँ से अधजला बाहर निकला। यद्यपि दुर्ग जीत लिया, किंतु वह जीत शेरशाह के लिए अंतिम हो गया, ठीक है, जिसमें कि उसका मृत्यु हो जाता है। अब कह रहा है 22 मई 1545 को वह कलिंजर में ही मर जाता है, ठीक है। मृत्यु कब हो गई शेरशाह की, आपका 22 मई 1545 को। अब देखिए कह रहा है कि कलिंजर का अभियान जो है शेरशाह का अंतिम अभियान था। उस समय वहाँ का राजा कौन था, कीरत सिंह, ठीक है। अब देखिए कह रहा है कि शेरशाह सूरी ने मारवाड़ के युद्ध में राजपूतों के शौर्य पराक्रम से प्रभावित होकर कहा कि मात्र एक मुट्ठी बाजरे के चक्कर में मैंने अपना साम्राज्य खो दिया होता। तो ये आता है क्वेश्चन कि ये स्टेटमेंट जो दिया है कि एक मुट्ठी बाजरे के चक्कर में मैंने अपना साम्राज्य खो दिया होता, तो ये कथन किसका है, तो ये आपका किसका है, तो शेरशाह सूरी का आता है क्वेश्चन, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि शेरशाह का मकबरा बिहार के कहाँ है, सासाराम नामक स्थान पर एक तालाब के ऊंचे चबूतरे पर बना है। अब कह रहा है दिल्ली स्थित पुराने किले का भवनों का निर्माण शेरशाह सूरी ने करवाया था, ठीक है। ये भी क्वेश्चन आता है कि दिल्ली स्थित जो पुराना किला है उसमें भवनों का निर्माण शेरशाह सूरी ने करवाया था। यहाँ किला, एक कुहना, मस्जिद, शेर मंडल आदि भवन शेरशाह द्वारा बनाए गए हैं। अब देखिए कह रहा है कृषकों की मदद के लिए शेरशाह ने पट्टा और कबूलियत, ठीक है, ये प्रथा जो है
प्रारंभ किया था। तो ये भी आता है कि पट्टा और कबूलियत प्रथा किसके द्वारा प्रारंभ की गई है, तो आपके किसके द्वारा, शेरशाह के द्वारा। अब देखिए आ रहे हैं आगे, तो कह रहा है किसानों की सरकार की ओर से पट्टे दिए जाते थे, जिसमें स्पष्ट किया गया होता था कि उस वर्ष उन्हें कितना लगान देना है। किसान कबूलियत पत्र के द्वारा इन्हें स्वीकार करते थे। कहने का मतलब कि सरकार जो है उसको एक तरह से देता था कि ये लीजिए मेरे तरफ से, और इसमें आपको इतना लगान देना है, तो उसको जो किसान कबूल करता था उसको कबूलियत पत्र, और जो करता था वो उसको बोला गया। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन पे। देखिए अब आ गया आपका प्रश्न कोश। पहला क्वेश्चन देखिए कर रहा है कि निम्न नामों में से उसे चिन्हित कीजिए जो हुमायूं के भाइयों में से किसी का नहीं है। तो ऊपर हम लोगों ने पढ़ा, तो देखिए कामरान आपका था ही, फिर आपका उस्मान नहीं है, बी ऑप्शन जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। देखिए यहाँ बी दिया हुआ है, बाकी आपका अस्करी और हिंदाल थे ही। ठीक है, आगे बढ़िए। तो कह रहा है कमरान, अस्करी एवं हिंदाल बाबर के पुत्र तथा हुमायूं के भाई थे। कहने का मतलब 4 भाई हो गए आपस में, कमरान, अस्करी, हिंदाल और हुमायूं, ये सब चारों बाबर के पुत्र थे। अब कह रहा है हुमायूं बाबर का ज्येष्ठ पुत्र था। हुमायूं 1508 में काबुल में पैदा हुआ था। उसकी माँ का नाम माहम बेगम, जो शिया संप्रदाय से संबंधित थी। अब देखिए आगे चलिए, 2 नंबर क्वेश्चन कर रहे हैं कि हुमायूं द्वारा लड़े गए 4 प्रमुख युद्धों की तिथि अनुसार क्रम अंकित करना है। तो देखिए सबसे पहले कौन सा युद्ध हम लोग पढ़े थे, देवरा, चौसा, कन्नौज और सरहिंद का युद्ध, जिसमें कि वो अपना फिर से साम्राज्य वापस कर लेता है। तो ये आपका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए आगे इसका व्याख्या पढ़ लेते हैं। तो हुमायूं द्वारा लड़े गए 4 प्रमुख, देवरा का 1532 में, चौसा का 1539 में, कन्नौज का 40 और सरहिंद 1555 में होता है। ठीक है, जिसमें कि उसको साम्राज्य वापस मिल गया। अब आगे देखिए, आगे बढ़ते हैं। तो कह रहा है कि निम्नलिखित में से किन 2 शासकों के मध्य 17 मई 1540 ईस्वी में कन्नौज के पास युद्ध हुआ था। तो देखिए कन्नौज का युद्ध किसके किसके बीच हुआ था, तो कन्नौज और बिलग्राम का युद्ध एक ही बात बोलते हैं। तो ये युद्ध हुआ था आपका शेरशाह और हुमायूं के बीच में। ठीक है, अब देखिए आगे बढ़ेंगे, तो इसका व्याख्या देखिए। कह रहा है 17 मई 1540 को कन्नौज या बिलग्राम का युद्ध शेरशाह सूरी तथा हुमायूं के बीच हुआ। अब देखिए इस युद्ध में हुमायूं का पराजय हुआ था। इसी युद्ध के बाद हुमायूं को निर्वासित होना पड़ा था और फारस में शरण लेनी पड़ी थी। ठीक है, आइए अगले सवाल पर चलते हैं। कह रहा है फरीद जो बाद में शेरशाह सूरी बना, वह कहाँ से शिक्षा प्राप्त किया था। तो हम लोगों ने पढ़ चुका है वो जैनपुर का। ठीक है, तो जैनपुर में उन्होंने शिक्षा प्रदान किया था। अब देखिए आगे बढ़ेंगे, तो इसका व्याख्या पढ़ लीजिए। कह रहा है कि फरीद जो बाद में शेरशाह सूरी बना, उनने अपना शिक्षा जौनपुर से प्राप्त की थी। 1494 ईस्वी में फरीद ने घर छोड़ दिया था और विद्या अध्ययन के लिए जौनपुर चला गया था, जो पूर्व के सिराज नाम से प्रसिद्ध था। क्लियर है, ये चीज़ हम लोगों ने पढ़ चुका है। आगे ये कह रहा है कि निम्नलिखित मध्ययुगीन शासकों में से कौन सा उच्च शिक्षित था। तो इसमें सबसे शिक्षित आपका शेरशाह सूरी था। शिक्षा तो देखिए हासिल करने गया था जौनपुर, ऐसे हो जाएगा। अब देखिए यहाँ वही बात व्याख्या कर रहा है कि शेरशाह सूरी ने जौनपुर में औपचारिक शिक्षा प्राप्त किया था, जो उस समय उच्च शिक्षा का महत्वपूर्ण केंद्र था। क्लियर है, अब आइए 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने पहले हजरत आला की उपाधि अपनाई और बाद में सुल्तान की। ठीक है, तो ये शेरशाह सूरी ने अपनाया था। सबसे पहले हजरत आला, उसके बाद सुल्तान का अपनाया था। ठीक है, अब देखिए इसका व्याख्या पढ़ते हैं। तो कह रहे 1534 ईस्वी में बंगाल के शासक जो नुसरत शाह था, उसको पराजित करता है 1534 में, और शेर खां ने हजरत आला की उपाधि धारण करता है। ठीक है, और 1539 में जो चौसा का युद्ध होता है, जिसमें हुमायूं को पराजित करता है, उसमें शेर शाह का उपाधि धारण करता है और उसमें अपना नाम का खुतबा पढ़वाता है और सिक्का भी चलाता है। ये चीज़ जान चुके हैं हम लोग। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन देखिए, कर रहा है कि शेरशाह सूरी द्वारा किए गए सुधारों में से निम्नलिखित में से कौन कौन सा है। तो देखिए राजस्व सुधार था ही, प्रशासनिक सुधार था ही, आपका करेंसी प्रणाली में सुधार था ही, तो इसमें और भी सैनिक सुधार भी इसमें शामिल है। तो आपका ऑप्शन डी है। क्लियर, अब सभी है। तो राजस्व सुधार में उसने क्या क्या किया था वो देख लीजिए। तो जैसे कि अभी हम लोगों ने पढ़ा था कि पुराना जितना भी चीज़ है उसको पढ़ लीजिए। कह रहा है कि शेरशाह का विश्वास था कि साम्राज्य का स्थायित्व प्रदान करने के लिए कृषकों को सुखी एवं संतुष्ट होना आवश्यक है।
यह भी धारणा थी कि भू राजस्व के रूप में कृषकों पर भारी धनराशि बकाया रह जाती है, जिससे राजकोष को काफ़ी हानि उठानी पड़ती थी। अब कह रहा था भू राजस्व को धनराशि बकाया नहीं रहनी चाहिए। इस उद्देश्य से शेरशाह ने भू व्यवस्था में अनेक सुधार किए। उसी लगान की व्यवस्था के रूप में रैयतवाड़ी थी, जिसमें किसानों से प्रत्यक्ष संपर्क स्थापित किया गया। ठीक है, इसमें यह हो गया आपका। अब प्रशासनिक सुधार में क्या किया था, तो शेरशाह ने सर्वप्रथम अपने पिता की जो जागीर थी उसके प्रबंधक के रूप में प्रशासन की जानकारी प्राप्त की थी, और फिर मुगल सेवा में रहने के कारण उसे मुगलों का प्रशासन, सैनिक संगठन एवं व्यक्ति व्यवस्था पर पूर्ण ज्ञान था। यही कारण है कि शेरशाह ने अपने 5 वर्षों के अल्प शासन काल में जो प्रशासन कार्य दिखाया है, उसके कारण उसका गणना दिल्ली के सर्वश्रेष्ठ सुल्तानों में की जाती है। क्लियर है। अब देखिए कर शेरशाह का प्रशासन अत्यंत केंद्रीकृत था। शासक स्वयं शासन के प्रधान होता था और संपूर्ण शक्तियाँ उसमें केंद्रित थी। शेरशाह ने अपने बंगाल विजय के पूर्व साम्राज्य के 47 सरकारों में विभाजित किया था। ठीक है, कितना, 47 सरकार, जिसको हम लोग जिला बोले थे। तो जिला जो था, ये चीज़ हम अभी बताए थे, सरकारों को जिला भी रूप बोला जाता है। तो 47 जिला में विभाजित किया था शेरशाह। अब शेरशाह ने बंगाल सूबे के लिए एक अलग प्रकार की व्यवस्था की थी। संपूर्ण सूबे में 16 सरकारों में बांट दिया था। प्रत्येक सरकार को एक असैनिक अधिकारी, जिसको हम लोग सिकदार बोलते थे, के नियंत्रण में छोड़ दिया। उसी सहायता के लिए एक असैनिक अधिकारी अमीर बंगाल की नियुक्ति होता है, और यह प्रबंध विद्रोह की आशंका को समाप्त करने के लिए किया गया था। अब देखिए ये इसके ऊपर भी हो गया। अब आइए आपके सैनिक सुधार क्या क्या हुआ था। तो सैनिक सुधार में कि अपने साम्राज्य को सुदृढ़ करने के लिए शेरशाह ने सैनिक संगठन के क्षेत्र में अनेक सुधार किए। वह सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी के सुधारों से बहुत प्रभावित था। बेईमानी को रोकने के लिए उसने घोड़े को दागने की प्रथा तथा सैनिकों की हुलिया लिखने की प्रथा को अपनाया था। ठीक है, कि मेरा कोई घोड़ा बदले नहीं, मेरा कोई सैनिक बदले नहीं। अब आते हैं करेंसी प्रणाली में सुधार क्या किया था। तो शेरशाह का शासनकाल भारतीय मुद्राओं के इतिहास में एक परीक्षण का काल था। उसके मुद्रा सुधार के बारे में स्मिथ में लिखा था कि यह रुपया वर्तमान ब्रिटिश मुद्रा प्रणाली का आधार है। शेरशाह ने पुराने घिसे पिटे सिक्कों के स्थान पर शुद्ध सोने, चांदी एवं तांबे के सिक्के का प्रचलन किया। उसने शुद्ध चांदी का जो था उसको रुपया बोला गया, और तांबा का जो था उसको दाम बोला गया। ठीक है, और अतः शेरशाह सूरी को उपरोक्त सभी सुधारों का श्रेय जाता है। ठीक है, सैनिक, प्रशासनिक और ये जितना भी करेंसी, ये सब उसको मिलता है। आगे देखिए कर है कि दिल्ली सल्तनत के पराभव के उपरांत किस शासक द्वारा स्वर्ण मुद्रा का सर्वप्रथम प्रचलन किया गया। तो अभी हम लोगों ने पढ़ा था, ये हुमायूं का था। और देखिए हुमायूं जो है, इस पर व्याख्या देख लीजिए कर है, दिल्ली सल्तनत का पराभव के उपरांत हुमायूं द्वारा सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्रा का प्रचलन किया गया था। ठीक है, और हुमायूं के बाद शेरशाह द्वारा भी स्वर्ण मुद्रा जारी करने का उल्लेख प्राप्त होता है। अब कर उत्तराखंड के लोक सेवा आयोग ने अपने उत्तर पत्रक में विकल्प ए को सही माना है, जो कि गलत है। कहने का मतलब ये उसको ध्यान नहीं देना है। हमारा करेक्ट आंसर क्या है, हुमायूं है। क्लियर। अब देखिए कह रहे हुमायूं ने चुनार दुर्ग पर प्रथम बार आक्रमण कब किया था, तो 1532 में। क्लियर है, तो 1532 आपका हो जाएगा। अब देखिए आगे चलेंगे, तो कह रहा है कि इसका व्याख्या कर रहा है, हुमायूं ने चुनार दुर्ग पर प्रथम बार आक्रमण 1532 में किया। वहीं सतीश चंद्र के अनुसार, ये राइटर हैं, कह रहे हुमायूं ने चुनार दुर्ग पर प्रथम बार आक्रमण सितंबर 1531 में आक्रमण किया था। इस किले को उसने 4 महीने तक घेरा रखा, जिसके बाद शेर खान ने हुमायूं की अधीनस्था स्वीकार कर ली। और इसके अतिरिक्त 1531 में जब होता है, उसने कलिंजर पर आक्रमण किया और 1532 में रायसीन के महत्वपूर्ण किले को जीता था। आगे चलिए अब चलते हैं। कराए कि निम्नलिखित पर विचार कीजिए और कर्म अनुसार व्यवस्थित करना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ दिया हुआ है दौराह, सामूगढ़ और चौसा का युद्ध। ठीक है, तो आइए हम लोग इसका डायरेक्ट, चूँकि यहाँ पर हम लोग को वो चीज़ समझ में नहीं आएगा, तो यहाँ देख लेते हैं। दौराह का युद्ध कब हुआ था, तो 1531-32। फिर देखिए चौसा का युद्ध आपका 1539। उसके बाद कन्नौज, जिसको हम लोग बिलग्राम का भी युद्ध कहते हैं, ये हुआ 1540 में। और फिर कराए सामूगढ़ का युद्ध हुआ था 1658 में। तो इससे आपको उत्तर मिल जाएगा। ऊपर से देख लीजिए, उत्तर आपका बी दे रहा है, तो कहने का मतलब इसमें उत्तर आपका बी हो जाएगा। ठीक है, अब आइए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में किसने अपने बादशाह पति के लिए मकबरे का निर्माण करवाया है, तो ये आता है, तो ये किसका है,
तो देखिए आपका हाजी बेगम ने करवाया था, अपने पति किसका, तो हुमायूं का, ठीक है, हुमायूं का इसने अपना बनवाया था मकबरा, जिसका कि हम लोग विशेषता ऊपर पढ़ चुके हैं, ये दोहरी गुंबद वाला था। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, तो कह रहा है देखिए यहाँ पर उसका व्याख्या दिया हुआ है कि हाजी बेगम ने अपने पति हुमायूं के मकबरे का निर्माण दिल्ली, जिसमें है आपका दीन ए पनाह में आपको 1560 के दशक में करवाया था। इस मकबरे का नक्शा किसने तैयार किया था, मीर मिर्जा गियास ने, जो आपका ईरानी वास्तुकार था। अब कह रहा है कि श्वेत संगमरमर से बना यह भारत का सर्वप्रथम दोहरा गुंबद वाला मकबरा है, ये हमने अभी बोला। अब कह रहा है इस मकबरे के परितः एक बाग की रचना हुई है। क्लियर है, तो इसका विशेषता हम लोगों ने पढ़ लिया। अब चलिए आगे आते हैं, कह रहा है चांदी का सिक्का किसने शुरू किया था, तो शेरशाह ने, ठीक है, शेरशाह हो जाएगा। आइए व्याख्या देख लेते हैं। कह रहा है शेरशाह को एक ऐसी सुधार हुई मुद्रा प्रणाली का स्थापित करने का सम्मान प्राप्त है जो मुगल काल में चलती रही और ब्रिटिश मुद्राओं का आधार बना। शेरशाह ने मिश्रित धातु के सिक्के बंद कर उसने क्या किया था, सोना चांदी और तांबा का सिक्का प्रचलन में लाया था, जिसका तौल और आकार निश्चित था। और उस चांदी का सिक्का जिसको रुपया बोला गया, तौल 178 ग्रेन था, और फिर जिसमें विशुद्ध चांदी रहता था उसको बोला गया आपको 173 ग्रेन। फिर जो आपका कह रहा है कि इस पर प्रायः अरबी और नागरी में सुल्तान का नाम अंकित रहता था। क्लियर है। अब चलिए आगे ये 13 नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि शेरशाह के अंतर्गत तांबे के दाम और चांदी का जो सिक्का था वो रुपया था, तो इसमें कह रहा है कि विनिमय दर कितना था, तो अभी हम लोगों ने पढ़ा है 64/1, ठीक है। अब देखिए आगे पढ़ते हैं, तो शेरशाह की मुद्रा व्यवस्था अत्यंत विकसित थी। इसमें शुद्ध चांदी का रुपया 178 ग्रेन का था, और जो तांबे का दाम था वो 380 ग्रेन का था। तो रुपया और तांबे का विनिमय दर आपका 1:64 में थी, ठीक है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, तो कह रहा है कि शुद्ध चांदी का रुपया का आविष्कार किसने किया था, फिर से ये क्वेश्चन आ गया आपका शेरशाह का हो जाएगा। अब देखिए शेरशाह, इसका बी करेक्ट ले लेते हैं। आगे बढ़ेंगे तो कह रहा है शेरशाह का शासनकाल भारतीय मुद्राओं के इतिहास में एक परीक्षण का काल था। उसके मुद्रा सुधार के बारे में इतिहासकार स्मिथ ने लिखा है कि यह वर्तमान जो है वो ब्रिटिश मुद्रा प्रणाली का आधार है। शेरशाह ने पुराने घिसे पिटे सिक्के का स्थान पर शुद्ध सोना और चांदी का किया था। चांदी का रुपया जो था 178 था, और तांबा का जो था 380 ग्रेन का था। चांदी के सिक्कों को बोला गया रुपया, और तांबे के बोला गया दाम, ठीक है। चलिए ये भी क्वेश्चन आता है। अब देखिए आ रहा है कि शेरशाह सूरी की मृत्यु कब होती है, तो कालिंजर युद्ध अभियान में आपका वो मारा जाता है, बम फटता है। तो उसका देखिए आगे पढ़ लेते हैं व्याख्या। कह रहा है कि कलिंजर विजय 1545 के दौरान जब शेरशाह ने सैनिक उक्का, जिसको हम लोग गोला बोलते हैं, फेंकने में व्यस्त थे, तो बारूद से भरा हुआ एक गोला दुर्ग की दीवार से टकरा कर वहाँ गिर गया, और बारूद से भरे हुए छोटे बहुत से गोले रखे हुए थे, जिसमें गोले में आग लग गई और वे फट फट कर सभी दिशाओं में विध्वंस करने लगे, और शेरशाह वहाँ अधजला बाहर निकलता है, और जिसके कारण उसका मृत्यु हो जाती है 22 मई 1545 को कलिंजर में ही, ठीक है। तो कलिंजर अभियान शेरशाह का अंतिम अभियान था। उस समय वहाँ का राजा कौन थे, तो कलिंजर अभियान के समय वहाँ के राजा कीरत सिंह थे। चलिए आगे क्वेश्चन देखिए, कर रहा है शेरशाह सूरी का अंतिम अभियान निम्नलिखित में से कौन सा था, तो अभी हम लोगों ने ऊपर पढ़ा कलिंजर अभियान था अंतिम, तो आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा, ए ऑप्शन दे रहा है। चलिए आगे बढ़िए, व्याख्या हम लोग देख चुके हैं। अब देखिए कर रहा है कि मात्र, ये क्वेश्चन देखिए आ गया, कर रहा था कि मात्र एक मुट्ठी बजरे के चक्कर में मैंने अपना साम्राज्य खो दिया होता, यह कथन निम्नलिखित में से किस मध्यकालीन शासक ने कहा था, तो आपका शेरशाह ने बोला था। चलिए आगे बढ़िए, यही बात व्याख्या में लिखा हुआ है। अब कह रहा है कि शेरशाह का मकबरा कहाँ स्थित है, तो अभी हम लोगों ने पढ़ा, ये आपका रोहतास जिले में बिहार में है, सासाराम में। आगे बढ़िए, व्याख्या देख लेते हैं इसका। तो कह रहा है कि शेरशाह का मकबरा बिहार के रोहतास जिले में सासाराम नामक स्थान पर एक तालाब के बीच ऊंचे चबूतरे पर बना है। यह आकार एवं गौरव दोनों दृष्टियों से भारतीय मुसलमानी निर्माण कला का चमत्कार है तथा हिंदू और मुस्लिम वास्तु कलात्मक विचारों का आनंदजनक सम्मिश्रण प्रदर्शित करता है, ठीक है। अब देखिए शेरशाह को कहाँ दफनाया गया है, तो यही शेरशाह का किला में, जहाँ हम लोग अभी पढ़े ऊपर, सासाराम का जो है रोहतास जिले में बिहार का। तो वहाँ भारत में शेरशाह ने 1540 से 45 तक शासन किया। कलिंजर युद्ध के दौरान उसका मृत्यु हो जाता है। ये सब वही चीज़ पढ़े हैं जो अभी हम लोगों ने पढ़ा है। चलिए आगे पढ़ते हैं। तो कह रहे हैं निम्नलिखित में से किस स्मारक का निर्माण शेरशाह ने करवाया था, तो देखिए अभी हम लोगों ने पढ़ा था
कि दिल्ली का जो है किला, आपका किला कुहना मस्जिद जो है दिल्ली के किला में बनवाया था। पुरानी किला जो था वहाँ दिल्ली का पुरानी किला, उसमें उन्होंने किला कुहना मस्जिद का निर्माण करवाया था। तो आपका हो जाएगा किला कुहना मस्जिद। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए IAS प्री का क्वेश्चन है, आगे बढ़िए। कह रहा है कि शेर शाह का छोटा शासनकाल भारतीय भवन निर्माण के इतिहास में संक्रांति का युग है। किला कुहना मस्जिद जो दिल्ली 1541 में बनी, उसके उज्ज्वल वास्तुकलात्मक गुणों के कारण उत्तरी भारत ऐतिहासिक भवनों के उच्च स्थान दिया जाता है। क्लियर है। अब देखिए आगे पढ़ते हैं। तो कह रहा है दिल्ली में पुराना किला भवनों का निर्माण किसने किया था? वही जो अभी बोले हम लोगों ने, वही बात आ गया। तो पुराना किला का निर्माण आपका शेर शाह ने करवाया था। व्याख्या पढ़ लीजिए। कह रहे दिल्ली स्थित पुराने किले में भवनों का निर्माण शेर शाह सूरी ने करवाया था, जहाँ किला कुहना मस्जिद अभी ऊपर था और उसमें शेर मंडल आदि भवन शेर शाह द्वारा बनवाए गए। अब देखिए 22 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि दिल्ली के पुराने किले के वर्तमान स्वरूप का निर्माण निम्नलिखित में से किसने करवाया था? तो वही बात आ गया फिर से शेर शाह सूरी। वही व्याख्या है। यह जो है किला नई दिल्ली में जमुना नदी के किनारे स्थित प्राचीन दीन पनाह नगर के आंतरिक किला है। आगे चलिए आप कह रहा है कृषकों की सहायता के लिए किस मध्यकालीन भारतीय शासक ने पट्टा और कबूलियत की व्यवस्था प्रारंभ की थी? आ गया वो क्वेश्चन। पट्टा और कबूलियत किसने प्रारंभ किया था? तो शेर शाह ने। ठीक है। इसमें पट्टा होता था कि कर निर्धारित किया जाता था और कबूलियत पत्र जो होता था उस पर आपका स्वीकार किया जाता था किसानों द्वारा। वही लिखा हुआ है कृषकों की मदद के लिए शेर शाह ने पट्टा एवं कबूलियत की व्यवस्था प्रारंभ की थी। किसानों को सरकार की ओर से पट्टे दिए जाते थे, जिससे स्पष्ट किया जाता था कि उस वर्ष उन्हें कितना लगान देना है और किसान कबूलियत पत्र के द्वारा इन्हें स्वीकार करते थे। क्लियर हो गया। चलिए आगे देखिए। कर रहा है कि निम्नलिखित में से किसने पूर्व बंगाल से लेकर पेशावर तक सड़क आजम कहलाई जाने वाली सड़क बनाई थी? तो ये आपका शेर शाह ही है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर दे रहा है। ठीक है, शेर शाह है। अब आइए यहाँ थोड़ा हम लोग अच्छे से इसको कर लेते हैं। तो देखिए आगे बढ़ेंगे। तो कह रहा है इसका व्याख्या देखिए पढ़ लेते हैं। कह रहा है कि सड़क आजम को ग्रैंड ट्रंक रोड भी कहा जाता है। ठीक है, GT रोड जिसको हम लोग शॉर्ट में बोलते हैं। तो प्राचीन काल में उसे उत्तरापथ कहा जाता था। ठीक है, प्राचीन काल में उसका नाम क्या था? उत्तरापथ। और सड़क आजम का निर्माण शेर शाह ने करवाया था। और सड़क आजम जो है वो सोनार गांव जो बंगाल से उत्तर पश्चिम में है और पाकिस्तान में लाहौर तक जाती थी। कहाँ से कहाँ? तो सड़क आजम जो था ये आपके बंगाल में, देखिए सड़क आजम जो है वो सोनार गांव से बंगाल से लेके आपका पाकिस्तान में लाहौर तक जाता था। ठीक है। चलिए आगे क्वेश्चन देखिए। कर रहा है शेर शाह का उत्तराधिकारी कौन बना था? तो इस्लाम शाह। ठीक है, तो शेर शाह का उत्तराधिकारी उसका छोटा पुत्र इस्लाम शाह, जिसका नाम जलाल खां भी था, वह एक योग्य उत्तराधिकारी सिद्ध हुआ। उसने शेर शाह के समय के शासन व्यवस्था को स्थापित रखा था। अब देखिए अगला क्वेश्चन करें, इन शासकों में किसने अपनी सैन्य टुकड़ियों को 200, 250 एवं 500 की इकाइयों में विभाजित किया था? तो देखिए इसमें से कोई नहीं दे रहा है। तो यहाँ देखिए हम लोग व्याख्या पढ़ते हैं। कह रहा है कि इस्लाम शाह जो है वो शेर शाह का पुत्र था। ठीक है। अब इस्लाम शाह ने पूरे भारत में लगभग 8 वर्षों तक शासन किया। इसकी मृत्यु 1553 ईस्वी में हुई। इस्लाम शाह ने अपनी सैन्य टुकड़ियों को 50, 200, 250 और 500 की इकाइयों में विभाजित किया था। सिकंदर शाह जो है अपने शासनकाल में इस्लाम शाह के सैन्य व्यवस्था को लागू रखा था। ठीक है। चलिए यहाँ तक हो गया। ये बस इतना ही था आज के हुमायूं के बारे में। 26 क्वेश्चन थी। तो आज का ये हुमायूं ख़त्म होता है। अब देखिए जितना हो सके हम आपके लिए फिर लेकर आएंगे अगला वीडियो। तो ये अब आपका घटना चक्र का जो सीरीज़ है वो तो अब चलती रहेगी। बाकी अगर और कुछ आप सभी का राय हो तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। तब तक जब हम मिलते हैं अगले वीडियो में, अगर किसी तरह का राय या दिक्कत हो तो आप हमें कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा।